देखो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में अगला टॉपिक है तुम्हारे पास हिस्टेरेसिस लूप। देखो अच्छा, ये तुमने 12th में जरूर देखा होगा। हिस्टेरेसिस लूप तुम्हारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था 12th क्लास में। ये होता क्या है हमारे पास, ठीक है, जरा ध्यान समझना। लूप का मतलब यहाँ पर हम कर्व से बात कर रहे हैं, कर्व से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसा होगा, क्लोज्ड, जो हमारे पास एक लूप बनाएगा। अच्छा, हिस्टेरेसिस का मतलब क्या होता है? हिस्टेरेसिस का वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का पीछे छूट जाना, ठीक है। एक लैगिंग होती है हमारे पास, लैग करना, लैग मतलब पीछे छूट जाना। लैग वर्ड तुमने सुना होगा एसी में, अल्टरनेटिंग करंट में सुना कि वोल्टेज लैग कर जाता है, करंट लैग कर जाता है, ये सारी चीजें सुनी होगी, ठीक है। देखो आगे, अब ये हिस्टेरेसिस लूप हमारे पास किसके किसके बीच में ग्राफ बनाता है, जरा इसके बारे में सोचते हैं। देखो सबसे पहले तो एक बात समझ लो, देखो मैग्नेटिक इंडक्शन बी, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड मैग्नेटिक फील्ड एच, ठीक है, इनके बीच में हमारे पास जो ग्राफ बनता है उसी को कहते हैं हम यहां पे हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास होगा मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन बी, ठीक है, और ये जो देख रहे हो ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड एच, या इसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। ध्यान सुनो, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। तो ध्यान रखना, बी और एच के बीच में हमारे पास जो ग्राफ बनेगा उसको कहा जाता है हिस्टेरेसिस लूप। अच्छा जरा सुना, ये हमारे पास ग्राफ है, तुमने अगर 12th क्लास में पढ़ा होगा तो देखा होगा, एक तुम्हारे पास बड़ा सा टॉपिक होता है, थ्योरी का एक बड़ा सा टॉपिक होता है, ठीक है। तो जरा सुना, ये टॉपिक थ्योरी से ज्यादा रिलेटेड है, लेकिन इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे आसान, हिस्टेरेसिस लूप किसके किसके बीच में ग्राफ है, मैग्नेटिक इंडक्शन बी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। अब लग रहा होगा कि इंटेंसिटी क्यों रख दिया भैया, एक बात समझना, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलग है और तुमने जो पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये बिल्कुल अलग है। बात समझ आ गई यहाँ पे, ये हमारे पास था आई या फिर एम, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल अलग है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बिल्कुल अलग है। सोचो, तुमने पढ़ा हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को ये भी तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बिल्कुल वैसे ये है, इसको भी हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे। और जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या है कि हमारे पास अगर कोई मटेरियल है तो वो मटेरियल के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटाइजेशन होता है, ये हमारे यहां से पता चलेगा। इतनी बात क्लियर, मैग्नेट के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटाइजेशन होगा वो यहां से पता चलेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसकी इंटेंसिटी ये बताती है, ठीक है। इन बातों का जरा ध्यान समझना। देखो छोटी छोटी सी बातें हैं, जरा डिफरेंस रखना, नहीं तो एग्जाम टाइम तक बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन क्या होता है, कुछ याद नहीं है। आगे देखो, ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक इंडक्शन और ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो जरा समझते हैं। अब यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं, जरा समझना। अगर मान लो ग्राफ बन रहा है तो किसके बढ़ने की वजह से कौन बढ़ेगा, तुम क्या बढ़ाओगे, तुम मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज कराओगे, तुम यहां पर H को इंक्रीज कराओगे, और जैसे जैसे H इंक्रीज कराओगे वैसे वैसे ये B इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे, जैसे जैसे H इंक्रीज कराओगे वैसे वैसे यहाँ पर B इंक्रीज होगा। तो जरा सुनो क्या हो रहा है, अब जब H को इंक्रीज कराओगे तो यहाँ पर B इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होता है, ये हमारे पास 0 0 से चलेगा और ये हमारे पास यहां तक है, ठीक है। ये पॉइंट हमें एक A मिल गया, ये कैसा पॉइंट है, ध्यान सुनो, ये O है, O से हम कहां तक है, एक किसी पॉइंट A तक है, ठीक है। अब ये A पॉइंट क्या है जरा समझा, हमने जैसे जैसे यहां पर H को इंक्रीज कराया वैसे वैसे B इंक्रीज हुई। पहले एक बात समझ लो, व्हाट इज H, व्हाट इज B, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो
मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास कोई मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक, समझ रहे हो, यहाँ पर हमारे पास एक मटेरियल है, जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, यहां से क्या निकल रहा है, H, तो यहां पर क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा, यहां पर हमारे पास क्या क्रिएट होगी, B। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ पे यहां पर इसमें क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा, बात समझ नहीं आती। अब जरा सुनो, जैसे ही तुम H को इंक्रीज कराओगे वैसे B इंक्रीज करेगा। सोचो अगर कोई मटेरियल है वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जब इंक्रीज कराओगे तो तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो भी इंक्रीज करेगा। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कराओगे तुम्हारा मैग्नेट उतना ज्यादा मैग्नेटाइज हो पाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? चलो आगे देखते हैं। अब देखो जैसे जैसे तुम H को इंक्रीज करा रहे हो वैसे वैसे तुम्हारे पास यहाँ पर B भी इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हुआ, इस ग्राफ से तुम्हें पता चल गया कि ये हमारे पास यहाँ से इंक्रीज हुआ। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखो यहाँ पे और क्या हो रहा है। अब देखो ये हमारे पास इस तरह से इंक्रीज हुआ। अब जरा समझना, हर एक मैग्नेट या हर एक मटेरियल की मैग्नेटाइज होने की एक लिमिट है। अब तुम इसके आगे अगर H को इंक्रीज कराओगे तो B नहीं इंक्रीज होगा। सोचो H को इंक्रीज कराने पर अगर B लगातार इंक्रीज होता रहे, इसका मतलब पता है क्या है, तुम्हारा मटेरियल लगातार मैग्नेटाइज होता चला जा रहा है। क्या ये पॉसिबल है? कोई एक मटेरियल है तो उसके मैग्नेटाइज होने की एक लिमिट होगी कि इतना मैग्नेटाइज हो सकता है। ऐसा थोड़ा नहीं कि वो लगातार मैग्नेटाइज होता ही चला जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे जरा समझना, जैसे जैसे H इंक्रीज करोगे वैसे वैसे B इंक्रीज होगा, लेकिन B के इंक्रीज होने की एक लिमिट है। अब तुम H को आगे बढ़ा सकते हो, चाहे जितना आगे बढ़ाते ले जाओ, लेकिन B हमारे पास और आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब ये जो पॉइंट A है, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, ध्यान रखना ये तुम्हारे काम का है। यहाँ पर जो ग्राफ में A पॉइंट दिखा, इस A को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, जहां पर तुम्हारा मटेरियल क्या है, सैचुरेट हो चुका है, इसके आगे वो मैग्नेटाइज नहीं होगा। इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसी तरह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब जैसे ही तुम इस मैग्नेटिक फील्ड को कम कराओगे वैसे ही क्या होगा, तुम्हारा मटेरियल जो मैग्नेटाइज हुआ था उसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कम होने लगेगा। सीधी सी बात है, जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को तुम कम करोगे वैसे वैसे जो मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है उसका मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा, उसका मैग्नेटिक इंडक्शन भी लगातार कम होने लगेगा। इतना क्लियर है यहाँ पे? चलो जरा समझते हैं। अब यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन कम हो रहा है, लेकिन अब ये ग्राफ कैसे आएगा? चलो एक काम कर लेते हैं, ग्राफ पूरा बना लेते हैं फिर तुम्हें समझाएंगे। ठीक है, ऐसे बनाने में दिक्कत आएगी। क्या फूल पत्ती बन रहा है? चलो ये हमारे पास इतना फर्क है। देखो ग्राफ कहां कहां पर कट रहा है, यहां पर कट रहा है, ये आ गया स्मॉल b, ये आ गया c, ये पॉइंट आ गया d, ये आ गया हमारे पास e और ये पॉइंट आ गया f। अब यहाँ पे मोशन कैसा होगा जरा समझ लो। मोशन मतलब ग्राफ किस डायरेक्शन में मूव करेगा। पहले ग्राफ कहां से आया, O से A। A क्या हो गया, A आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, मतलब इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पर मैग्नेटिक इंडक्शन इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अब अगर हम यहां से मैग्नेटिक फील्ड को कम करें तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन वापस इस रास्ते से नहीं आता है, मैग्नेटिक इंडक्शन इस रास्ते से वापस आएगा। मतलब ये ग्राफ इस तरफ मूव करेगा, मतलब O से A से कहां जाएंगे B। ऐसा क्यों? देखो तुम मैग्नेटिक फील्ड, ये तो H है, मैग्नेटिक फील्ड को तो तुम कम करा के जीरो कर सकते हो, लेकिन अब जो मटेरियल रखा हुआ था वो तो मैग्नेटाइज हो चुका है, उसमें तो अब उसका कुछ परमानेंट मैग्नेटिज्म आ चुका है। बात सोचो यहाँ पे, अगर कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है तो तुम उसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हटा के रख दो तो ऐसा थोड़ा नहीं है कि वो मटेरियल हमारे पास डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। वो मटेरियल तो अब मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुका है, उसने अपने अंदर कुछ क्या कर लिया है, मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन कर लिया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन कर लिया। अब जरा समझना आप, तो अब यहां पर जरा देखो O से लेकर के B, ये O से लेकर के B देख रहे हो, ये क्या बताता है, जरा इसके बारे में सोचते हैं। ये जो O से लेकर के B तक का पोर्शन देख रहे हो, इसको हम कहते हैं हमारे मटेरियल की रिटेंटिविटी। ठीक है, ये होती है हमारे मटेरियल की रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब क्या होती है, सोचो ये OB क्या है,
ओबी हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन की एक वैल्यू है। ध्यान सुनना, ये ओबी क्या है? ओबी हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन की एक वैल्यू है। कैसी वैल्यू? जरा सुनना, ये वो वैल्यू है जो हमारा मटेरियल रिटेन करके रख पाता है जब उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया जाए? जीरो कर दिया जाए। जब हम अपने मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हटा दें तो उसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन बचा रह जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी। तो ध्यान रखना क्या होता है, रिटेंटिविटी को कैसे डिफाइन करोगे? रिटेंटिविटी इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले ध्यान रखना, रिटेंटिविटी क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी मैग्नेटिक फील्ड को नहीं कहते, रिटेंटिविटी कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन को। रिटेंटिविटी मैग्नेटिक इंडक्शन की वो वैल्यू है जो तुम्हारे मटेरियल में क्या रहती है? बची रह जाती है जब तुम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हटा देते हो। ठीक है, तो ध्यान सुना, रिटेंटिविटी इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन रिमेन्ड इनसाइड द मटेरियल when it is excluded from the external magnetic field या फिर when external magnetic field remains zero। इतनी बात क्लियर यहाँ पे। तो अब हमारा ग्राफ कहां पहुंच गया? पॉइंट बी पर। हमने यहाँ ओ से शुरू करा, ओ से ए पर आ गए। जब मैग्नेटिक फील्ड हमने जीरो कर दी या इसको कम करते करते जीरो पे आए तो हमारा ग्राफ ओ से ए से कहां पर आ गया? बी पर आ गया। इतनी बात क्लियर? अब देखो ध्यान से, हमने पहले क्या करा? हमने इस एच को पहले इस डायरेक्शन में बढ़ाया, फिर इसको वापस जीरो ले आए। अब देखो एच को हम इस तरफ बढ़ाएंगे, मतलब एच को हम अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर हम एच को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो सोचो क्या हो रहा है? जो हमारे पास बी था, बी कहां पे आ रहा है? सी पर आ रहा है। मतलब जब तुम एच को इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हो तुम्हारा जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या हो रहा है? कम होता चला जा रहा है। मतलब जरा समझ रहा, तुम्हारा मटेरियल है, तुम्हारे मटेरियल ने कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन बी को क्या करा? एब्सॉर्ब कर लिया। अब तुम्हें करना क्या है? तुमने जो पहले मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी, अब तुम उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लगा दो और ये अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? इस बी को कम करने का काम करेगी। और जैसे जैसे तुम अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा इंडक्शन क्या होगा? लगातार कम होता चला जाएगा। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इंडक्शन तुम्हारा लगातार कम हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही हम इस पॉइंट सी पर पहुंचे तो सोचो सी पर क्या हुआ? सी पर हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। सो फिर मैग्नेटिक इंडक्शन कम होते होते कहां पर आ गया? जीरो पर आ गया। तो सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैग्नेट मटेरियल में पाया जाने वाला जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो क्या होगा? जीरो। तो अब ये जो तुम्हें यहां पर ये ओसी दिख रहा है, ठीक है, इस ओसी को हम कहते हैं कोएर्सिविटी। ध्यान से देखो, ये जो तुम्हें ओसी दिख रहा है इस ओसी को हम कहते हैं कोएर्सिविटी। अब कोएर्सिविटी क्या है? देखो सबसे पहले तो ओसी है क्या? ओसी हमारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी की एक वैल्यू है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एक वैल्यू है। ठीक है, कैसी वैल्यू? मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वो वैल्यू जो मैग्नेटिक इंडक्शन को जीरो करने का काम करती है उसी को क्या कहते हैं? कोएर्सिविटी। ठीक है, मतलब कोएर्सिविटी लगाने पर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की ये वैल्यू लगाने पर तुम्हारे मटेरियल में जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो क्या हो जाएगा? हमारे पास वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन द अपोजिट डायरेक्शन विच न्यूट्रलाइजेस द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड कोएर्सिविटी। बोले इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? कोएर्सिविटी समझना है। कोएर्सिविटी क्या होती है? कोएर्सिविटी इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड रिटेंटिविटी इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, रिटेंटिविटी किसकी होती है? मटेरियल की। कोएर्सिविटी भी किसकी होगी? मटेरियल की। रिटेंटिविटी किसको बताती है? मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करने की पावर को बताती है। कोएर्सिविटी क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड को लूज करने की पावर को बताती है। सोचो, अगर किसी मटेरियल की कोएर्सिविटी ज्यादा है मतलब वो मैग्नेटिक इंडक्शन को इतनी जल्दी लूज नहीं करेगा। अगर कोएर्सिविटी कम है तो क्या हुआ? थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पर मैग्नेटिक इंडक्शन लूज हो गया। ठीक है, अगर कोएर्सिविटी ज्यादा, ध्यान सुन लो अभी समझ लो, अगर कोएर्सिविटी ज्यादा है किसी मटेरियल की तो मैग्नेटिक इंडक्शन को जीरो करने के लिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तक जाना पड़ेगा। अगर कोएर्सिविटी कम है तो मैग्नेटिक इंडक्शन को जीरो करने के लिए थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है। मतलब जरा समझना, अगर कोएर्सिविटी कम है तो मटेरियल आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर कोएर्सिविटी ज्यादा है तो मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। बात समझे यहाँ पे? तो ध्यान सुनना, अगर किसी मटेरियल की कोएर्सिविटी कम तो वो आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर कोएर्सिविटी ज्यादा तो उसे डीमैग्नेटाइज करने में टाइम लगेगा। देखो जो बातें बता रहे हैं बहुत ध्यान सुनना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, अब बारी आती है रिटेंटिविटी की।
तो अगर किसी मटेरियल की रिटेंटिविटी ज्यादा, मतलब वो ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन को अपने आप में रिटेन कर सकता है, ये तो मतलब हुआ। सोचो अगर किसी की रिटेंटिविटी ज्यादा, तो अगर बी ऊपर होगा तो सोचो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू भी तो ज्यादा मिलेगी। तो ध्यान सुनना, अगर हमारे पास रिटेंटिविटी की वैल्यू ज्यादा है तो हमारे पास मटेरियल ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है। तो देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए जिसकी रिटेंटिविटी कैसी होनी चाहिए। तो ध्यान सुनना, हाई रिटेंटिविटी का मैग्नेट चाहिए, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन पाएगा। ठीक है, हमें जितनी ज्यादा रिटेंटिविटी का मटेरियल बनेगा मिलेगा वो उतना ज्यादा अच्छा मैग्नेट बन पाएगा। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो रिटेंटिविटी ज्यादा किसकी होती है, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन के बारे में तुमने ग्राफ देखा होगा, एक पतला सा ग्राफ बनता है इस तरह से, इस तरह का ग्राफ बनता है, मतलब उसकी रिटेंटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसकी कोएर्सिविटी से रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, जितनी ज्यादा रिटेंटिविटी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है तुम्हारा मटेरियल। ठीक है, जितनी ज्यादा कोएर्सिविटी उतना ज्यादा टाइम लगेगा या उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। जितनी कम कोएर्सिविटी उतनी कम एनर्जी से हमारा मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। अच्छा आगे सुनो, अब देखो यहीं पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है। ठीक है, अभी तुमने ताजा ताजा पढ़ा है व्हाट इज कोएर्सिविटी, व्हाट इज रिटेंटिविटी। देखो तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लो हमें एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। ठीक है, अगर हमको यहां पर एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो वो मटेरियल कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो आंसर याद कर लो, वो मटेरियल होना चाहिए हमारे पास हाई रिटेंटिविटी का। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमारा जो मटेरियल है वो हाई रिटेंटिविटी का होना चाहिए और लो कोएर्सिविटी का होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जरा समझो। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा, अगर मान लो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिज्म जनरेट करे। ठीक है, अब सोचो जितना ज्यादा मैग्नेटिज्म वो जनरेट करेगा वो उतना अच्छा मैग्नेट। तो सोचो अब जितनी हाई रिटेंटिविटी होगी वो उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म रिटेन कर पाएगा, जनरेट कर पाएगा। बोलो बात समझ नहीं यहाँ पे। अब जरा सुनो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की सप्लाई बंद कर दो तो क्या होगा, तो कायदे से उसे अपने मैग्नेटिज्म को छोड़ देना चाहिए। मतलब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो आसानी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाए। अगर डीमैग्नेटाइज नहीं हो रहा तो कैसा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो वो होगा ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने पर एक अच्छा मैग्नेट बन पाए। ये बात क्लियर है यहाँ पे। तो अच्छी एक ऐसा मटेरियल जो आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाए, उसकी कोएर्सिविटी कैसी होनी चाहिए, लो। बात समझे यहाँ पे। तो ध्यान सुनना, एक सीधा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है, एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए मटेरियल कैसा होना चाहिए, मटेरियल हमेशा हाई रिटेंटिविटी का होना चाहिए और लो कोएर्सिविटी का होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसी में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आता है, ये लिख लेना, लिख लिया, आगे देखते हैं। अच्छा मान लो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनाना, हमें बनाना है परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, अब मान लो हमको एक परमानेंट मैग्नेट बनाना है जो तुम अपने घरों में यूज करते हो। ठीक है, तुम्हारे घरों में होते हैं। सोचो बचपन में तुम्हारे पास एक मैग्नेट आया होगा, वो अगर तुम्हारे अलमारी में कोने में चिपका होगा तो वो अभी भी मैग्नेट की तरह काम कर रहा होगा, मतलब वो मैग्नेट कैसा है, परमानेंट। ठीक है, तो अब जरा सुनना, अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो मटेरियल कैसा होना चाहिए, हाई रिटेंटिविटी का होना चाहिए। क्योंकि जितनी हाई रिटेंटिविटी हम उतना अच्छा मैग्नेट बना पाएंगे, क्यों, वो उतनी अच्छे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या करेगा, रिटेन कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हाई रिटेंटिविटी, उसके बाद हमारे पास आता है हाई कोएर्सिविटी। सोचो कोएर्सिविटी जितनी ज्यादा, मैग्नेट उतनी ज्यादा दिक्कत देगा डीमैग्नेटाइज होने में। तो सोचो अगर परमानेंट मैग्नेट है तो परमानेंट मैग्नेट कैसा होना चाहिए, कायदे से परमानेंट मैग्नेट ऐसा होना चाहिए जो डीमैग्नेटाइज होए ना आसानी से। तो अगर डीमैग्नेटाइज ना हो तो उसके लिए कोएर्सिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो हमें मटेरियल चाहिए हाई रिटेंटिविटी का और हाई कोएर्सिविटी का। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने हैं तो हाई रिटेंटिविटी और लो कोएर्सिविटी के मटेरियल चाहिए। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे। इसको भी लिख लो अपने हिसाब से, लिखा। चलो आगे देखते हैं। देखो आप ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखना तुम्हें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चीजें देखनी है। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव होता तो हम अब तक ग्राफ खत्म करके थ्योरी पढ़ा रहे होते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन तो देखनी है, साथ ही साथ डेफिनेशन का मीनिंग भी समझना है, ताकि उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आए तो उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ। देखो
हम कहां पर पहुंचे, सी पर। सी पर पहुंचे तो क्या मिला, ओसी। ओसी क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वो वैल्यू है जो हमारे मैग्नेटिक इंडक्शन को क्या कर सकती है, न्यूट्रलाइज कर सकती है। ठीक है, तो इसको हम कोएर्सिविटी कहते हैं। बिल्कुल रट लेना, लो कोएर्सिविटी मतलब मटेरियल आसानी से डीमैग्नेटाइज होगा, हाई कोएर्सिविटी मतलब डीमैग्नेटाइज होने में से दिक्कत आएगी। अब आगे देखते हैं। अब देखो हमने मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कर लिया, लेकिन अगर हम इसको अब अपोजिट डायरेक्शन में इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाएं, सोचो मटेरियल में जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है इसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते चले जाएं तो हमारा मटेरियल क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अब देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अभी तक ऊपर की तरफ मैग्नेटिक इंडक्शन एब्जॉर्ब हो रहा था, अब नीचे की तरफ वो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या करेगा, अपने अंदर जनरेट कराएगा। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे। तब देखो क्या होगा, अब ये मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट कराएगा, लेकिन फिर से एक लिमिट आएगी हमारे पास। कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं, तो ये वो लिमिट है। तो अभी जो डी देख रहे हो, हम इस डी को भी क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो ध्यान रखना, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हिस्टैरिसीस लूप में कितने पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होते हैं, दो होते हैं, एक ये ए और एक डी। ये जो दो टिप दिख रही है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मतलब इस पॉइंट पर अगर हमारा ग्राफ पहुंचा तो अब इससे ज्यादा वो मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। तुम चाहे मैग्नेटिक इंटेंसिटी जितनी बढ़ा ले जाओ, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहे नेगेटिव डायरेक्शन, चाहे जितनी बढ़ा लो, वो इससे ज्यादा अब मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। बोलो समझ आया कि नहीं यहाँ पे, इतनी बात क्लियर। देखो इसी वजह से तुम्हें शुरुआत में जब पढ़ाया था तो एक एक बात का मीनिंग बताया था, तुम्हें याद होना चाहिए कि मतलब क्या होता है। एच का मतलब क्या, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चीजों को मैग्नेटाइज करती है वो। बी का मतलब क्या, वो मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल के अंदर से पास हो रही है और उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट करा रही है, वो भी। ठीक है, अगर ये मीनिंग पता होगा तभी ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज ग्राफ समझ में ही नहीं आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। अब ये बात क्लियर होगी हमारे पास, ए और डी इस तरह से होते हैं। चलो आगे देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन तक पहुंच गए, अब क्या करते हैं, अब हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी को फिर से कम कराने की कोशिश करते हैं। अगर इसको कम कराओगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, ये फिर से हमारे पास कम होने लगेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, हम पॉइंट ई पर पहुंच गए। अच्छा ई पर पहुंच गए तो सोचो क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी देखो कम होते होते जीरो पर आ गई, लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन तो अभी भी है। मैग्नेटिक इंडक्शन है तो मैग्नेटिक इंडक्शन जब मटेरियल में बचा रह जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। जैसे रिटेंटिविटी ऊपर है ओबी, वैसे नीचे होती है ओई। ये जिस डायरेक्शन में है नीचे वाली उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। बोलो बात समझ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो, ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी तुम फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ाओ तो हमारे ग्राफ में क्या होगा, देखो मैग्नेटिक जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो ई पॉइंट पर क्या हुआ, मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो हो गया। तो जो ओ से लेकर के ई देख रहे हो, ये भी क्या है हमारे पास, कोएर्सिविटी। ये क्या है, इस डायरेक्शन में कोएर्सिविटी है। तो कोएर्सिविटी क्या होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वो वैल्यू जो मैग्नेटिक इंडक्शन को जीरो कर दे या उसको न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, ध्यान रखना ओ सी और ओ ई, इनको क्या कहते हैं, कोएर्सिविटी। ओ से लेकर के बी और ओ से लेकर के ई, ये क्या होती है, रिटेंटिविटी होती है हमारे पास। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। अब देखो फिर से अगर बढ़ाओगे तो फिर से कहां तक मैग्नेटाइज होगा, एक सैचुरेशन पॉइंट तक मैग्नेटाइज होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रही है यहाँ पे, इतना क्लियर हुआ यहाँ पे। बना लो ग्राफ एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। बन गया, देखो आगे। अब देखो यहां पर तुम्हारे पास कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हमें चाहिए, कौन सा मटेरियल बेस्ट होगा। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन बेस्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन क्या होता है जरा समझ लो। देखो सॉफ्ट आयरन हमारे पास एक ऐसा मटेरियल होता है, ध्यान रखना इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। जब हम सॉफ्ट आयरन का हिस्टैरिसीस लूप बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनता है। ये बनता है हमारे पास सॉफ्ट आयरन का हिस्टैरिसीस लूप, जहां पर ये जो रिटेंटिविटी देख रहे हो ये हाई होती है। मतलब यहां पर हमें क्या देखने को मिला, यहां पर हमको देखने को मिला हाई रिटेंटिविटी। ठीक है, ये देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोएर्सिविटी है, ये हमारे पास है लो कोएर्सिविटी।
ठीक है, ये हमारे पास आती है लो कोएर्सिविटी। तो ध्यान रखना, सॉफ्ट आयरन में हमारे पास हाई रिटेंटिविटी होती है और लो कोएर्सिविटी होती है। तो सॉफ्ट आयरन हमारे पास बहुत अच्छे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए। इतनी बात क्लियर। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन ज्यादा अच्छा होगा पता है तुम्हें? ठीक है, आयरन या फिर स्टील हमारे पास बहुत अच्छे होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए। ठीक है, स्टील में हमारे पास रिटेंटिविटी भी हाई होती है, उनकी कोएर्सिविटी भी हाई होती है। ठीक है, तो स्टील या फिर आयरन के तुमने देखे होंगे बहुत अच्छे हमारे पास परमानेंट मैग्नेट आते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन क्या बनाता है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, आगे देखते हैं इसमें और क्या पता चल सकता है। देखो, अब यहां पर हमारे पास कुछ एलॉयज आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हमारे पास यहां पर कुछ एलॉयज आते हैं। वो एलॉय आजकल बहुत अच्छे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं। हमें यहां पर वैसे ही तो पता है कि सॉफ्ट आयरन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में काम करता है, लेकिन हमारे पास कुछ बहुत अच्छे एलॉयज भी हैं जो आजकल हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज होते हैं। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए थोड़ा सा और ध्यान रखो। हमारे पास एक एलॉय होता है जिसको हम कहते हैं पैरालॉय, और हमारे पास कुछ मेटल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं म्यू मेटल्स। ठीक है, इनको और ध्यान रख लो, फिर तुम्हारे पास लगभग हिस्टेरेसिस लूप कंप्लीट हो गया। इससे तुम्हारे पास बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो, अब पैरालॉय हमारे पास एलॉय होता है स्टील एंड निकल का। ठीक है, स्टील का और निकल का हमारे पास एलॉय होता है। ठीक है, आगे देखो, ये हमारे पास म्यू मेटल्स आती हैं। अच्छा, म्यू मेटल्स में हमारे पास एलॉय होती हैं किसकी किसकी? देखो आगे से, म्यू मेटल्स में हमारे पास 4 मटेरियल होते हैं, निकल, आयरन, कॉपर और यहां पर आखिरी आता है मैंगनीज। ठीक है, अब देखो क्या होता है, निकल हमारे पास लगभग इसमें 48% होता है, आयरन लगभग 48.5% होता है। ठीक है, कॉपर लगभग 3% होता है और मैंगनीज हमारे पास लगभग 0.5% होता है। ठीक है, तो अब यहां पे जरा समझना, ये जो हमारे पास परसेंटेज है, ये परसेंटेज हमारे पास म्यू मेटल्स में होता है। अब इनको बनाने की खास बात क्या है? ध्यान सुनना, ये जो हमारे पास मेटल्स आए हैं, ये मेटल्स बहुत अच्छे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। ये जो तुम एलॉय देख रहे हो, ये एलॉयज हमारे पास बहुत अच्छे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो मटेरियल होगा उसमें हाई रिटेंटिविटी होगी, और यहां पर हमारे पास लो कोएर्सिविटी होगी। ठीक है, लो कोएर्सिविटी होगी। यहां पर जरा देखो, अगर म्यू मेटल की बात है तो म्यू मेटल में तो ये सारी चीजें हाईएस्ट होती हैं, मतलब यहां पर तुम्हें हाईएस्ट रिटेंटिविटी देखने को मिलेगी और लोएस्ट कोएर्सिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, म्यू मेटल्स अब तक के सबसे अच्छे मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे चल के एक बात और हो सकती है तुम्हारे साथ, तुम आगे चल के ये और देख सकते हो, स्टील प्लस वेनेडियम। ठीक है, अभी ध्यान रखना, अभी इसको तुम नोट मत करना, ये केवल तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहे हैं। आजकल वेनेडियम पे बहुत सारे काम चल रहे हैं और वेनेडियम और स्टील का जो एलॉय है, ठीक है, ये बहुत यूज हो रहा है। बोला जा रहा है वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल हमारे पास बन सकता है अगर हम वेनेडियम और स्टील को मिलाकर के एक एलॉय बनाते हैं। तो ध्यान रखना, वेनेडियम और स्टील का अगर एलॉय प्रॉपर तरीके से बना हमारे पास, अभी इसमें प्रोसेस चालू है, अभी ध्यान रखना तुम्हारी नोटबुक में या तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं आया है। ठीक है, प्रोसेस चालू है, आगे आने वाले 2-3 साल में हो सकता है तुम म्यू मेटल्स के बाद भी इसको पढ़ो, इस एलॉय को। ठीक है, म्यू मेटल अभी तक क्या है, जिनके पास हाईएस्ट रिटेंटिविटी होती है। अब हो सकता है आगे आने वाले कुछ सालों में तुम पढ़ने बैठो कि स्टील और वेनेडियम का जो एलॉय बनता है उसमें हाईएस्ट रिटेंटिविटी होती है, उसमें म्यू मेटल से भी ज्यादा रिटेंटिविटी आ सकती है। ठीक है, अभी ये प्रोसेस ऑनगोइंग है, इस समय बहुत जोर शोर से इन पे काम चल रहा है कि स्टील और वेनेडियम का एलॉय। ठीक है, ये बात तो हो ही चुकी है कि स्टील और वेनेडियम का एलॉय अगर बनाते हैं तो वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होगा और वन ऑफ द बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल भी वो प्रूफ हो सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हो गया।